हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपनी पढ़ाई करे होंगे। तो आपने ढेर सारा प्यार दिया पीछे के जो वीडियो हमने अपलोड किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो लाइक करके उत्साह बढ़ाया है, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। देखिए, ऐसे आप लोग लाइक करते हैं ना, तो बड़ा जो है उत्साह आ जाता है, मज़ा आता है कि हाँ, चलिए हम पूरी ताकत से और आपके लिए वीडियो बनाएं। समय नहीं भी है तब भी आपके लिए समय निकाल करके वीडियो बनाएं। तो ऐसे ही लाइक करते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो और आगे बढ़ते रहिए भाई। आप जो भी आप कंपटीशन दे रहे हैं, भगवान करें आप बहुत जल्दी उसमें सफलता पाएं। और यही मेरा प्रयास है दोस्तों कि मैं सोचता हूं कि जो भी हो सके मैं आपके कुछ सहयोग कर पाऊँ। आप जो कैरियर बना रहे हैं उसमें जो मेरा अनुभव रहा है, उससे मैं थोड़ा सा कुछ आपका सहयोग कर पाऊँ, जिससे कि आप और जल्दी और ज़्यादा सफलता अर्जित कर पाएँ, ठीक है। तो आज के दोस्तों वीडियो में आप पढ़ेंगे कक्षा 8 की जो है अध्याय 3, ठीक है। एनसीईआरटी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे और अध्याय का देखिए नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना आज के अध्याय का नाम है। इसे आप आज की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके पहले दोस्तों मैंने क्लास 6 और क्लास 7 का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक है वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। एनसीईआरटी जो बुक है दोस्तों, उसका महत्व आप जानते ही हैं कि ये जो है बिल्कुल बेस जो आपका है अच्छे से कंप्लीट करा देता है। चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से पूरा वीडियो दोस्तों आप देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आप लोग अगर छोड़ देते हैं वीडियो बीच में, तो जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो कई सारी जानकारी आप जो है उसे छोड़ देते हैं। इसलिए बुक के साथ साथ मैं पूरा और भी चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ, जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही, जो आप परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये मत सोचकर आप लोग स्किप करिए कि कक्षा 6 की है, 7 की है, 8 की है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो रहता है एनसीईआरटी का। इसे आप जो है पूरा वीडियो देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पे दिखाई पड़ता है चित्र नंबर 1। चित्र नंबर 1 में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए, दिख रहा है ना, ये देखिए, ये आपकी जो है बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण कर रहे हैं। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ये देखिए फोटो बना हुआ है, ठीक। बाकी इनकी जो सिपह सलार हैं, इधर अंग्रेज के जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। अब तो अगला, अब आइए आते हैं तो मिलता है हमें अब अगला पॉइंट, कंपनी दीवान बन गई, ठीक। अब इसे आप देखिए, 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के एक तंबू में घटी होगी। देख रहे हैं ना, यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था, ठीक है। दिख रहा है ना, बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके।
व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह भी ख्याल रखना था कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। ठीक है। समय के साथ साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना है जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधनों आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है कंपनी की आमदनी। इसे आप देखिए, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। 1765 ईस्वी में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी। ठीक है। और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। ठीक जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरी संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। ठीक है। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। ठीक कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 ईस्वी में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। सोचिए 1 करोड़ लोग की मौत हो गई। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। बताइए, ये देखिए चित्र नंबर 2 आप देख पा रहे हैं दोस्तों। बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट आपको देख पा रहे हैं। ठीक है। ये देखिए एक साप्ताहिक बाजार आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए टोकरी में रख के जो है बैठे हुए हैं लोग दिख रहे हैं, है ना। ग्रामीण इलाकों के किसान और कारीगर अपनी चीज़ें बेचने और ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाज़ारों में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ता था। ये देख पा रहे हैं आप साप्ताहिक बाज़ार किस तरह लोग जो है ये देखिए टोकरी में रख कर बैठे हुए हैं। इधर देखिए आप जो है छाते आदि लगा कर देख पा रहे हैं ना, बैठे हैं, सेल हो रहा है। नावें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चल रही है। तो ये सब चित्र देखिए दोस्तों कितनी जो है काम में आती हैं कि उस समय का कैसा जनजीवन था, कैसे बाजार थे, कितने अच्छा जो है हमें देखने को मिलता है ना। यहाँ पे देखिए किस तरह के घर आपको दिख रहे हैं बारजे के, है ना। ये देखिए। अब आइए ये देखिए चार्ल्स कार्नवालिस का ये चित्र नंबर 3 आप देख पा रहे हैं। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कार्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है। ये कार्नवालिस का आप जो है फोटो देख रहे हैं दोस्तों। अब अगला पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। ठीक है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, यह सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार
कंपनी ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। ठीक है। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। ठीक। अब देखिए, आइए अगला पॉइंट हमें पढ़ने को मिल रहा है समस्या। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ ने तो बंदोबस्त की शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे, अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उससे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। ठीक है। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। ठीक है। अब एक यहाँ पे स्रोत देखिए, स्रोत नंबर 1 यहाँ पे बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन क्या है, इसे आप देखिए। बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर जमीन दे देते थे, उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 ईस्वी में H.T. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इन शब्दों में बयान की थी। ठीक है। बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी कुछ पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालत में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। न ही उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। ठीक है। अब देखिए, महाल आपने पढ़ा। महाल शब्द क्या है, देखिए इसे। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। ठीक है। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी। ठीक। देखिए शब्दावली कितना अच्छा क्लियर होता जा रहा है आपका। एक नई व्यवस्था, इसे आप देखिए। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त की में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो अस्थायी रूप से राजस्व तय करने के काम कैसे चला सकती है। ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, कि होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसमें 1822 ईस्वी में लागू किया गया।
मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व हिसाब लगाया जाता था। ठीक है, महाल के बारे में मैंने आपको अभी बताया। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। इस व्यवस्था को महाल वारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं चित्र नंबर 4, मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो 1819 से 1826 तक ये था। देखिए टॉमस मुनरो का फोटो ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब आइए मुनरो व्यवस्था को आप समझिए। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह। ठीक है, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। ठीक है, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों या रैयतों से ही बंदोबस्त करनी चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट पढ़िए। सब कुछ ठीक नहीं था। अगला पॉइंट देखिए, नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर ही उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक, यूरोप के लिए फसलें। अब देखिए, अंग्रेजों ने अभी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। ठीक है, इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। ठीक है, बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान जो है उत्तर प्रदेश में, संयुक्त प्रांत यानी जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को क्या करते रहे, मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन के लिए, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है में गन्ना का, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, इन सब के लिए जो है अंग्रेज क्या करते रहे, जो है मजबूर करते रहे किसानों की, नहीं आपको यही जो है इसको बोना है, इसकी खेती करनी है ना। यह कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों को खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी ही एक पद्धति को अच्छी तरह से समझें। ठीक, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, क्या रंग का भी कोई इतिहास है?
चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के धागों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ चित्र 5 की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाया गया एक कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाईं तरफ ये है चित्र नंबर 5। ठीक है, तो इसमें जो है कि तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कलमकारी छापे आप देख पा रहे हैं, है ना। 20वीं सदी में ये भारत का जो है आप देख पा रहे हैं इसे। और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का प्रयोग इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह से पैदा किया गया? अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड में। ठीक है, अब देखिए कलर देखिए और उसकी जो है ये देखिए कितना खिला हुआ है, ये देखिए फीका जैसा लग रहा है ना। आइए आगे देखिए, इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वो नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। ठीक है, कलर इसको भी यहाँ पे हल्का किए होंगे, है ना। भारतीय नील की मांग क्यों थी? ठीक है, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नाम का एक पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था लेकिन यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के कई पौधों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि नील की आयात पर पाबंदी लगा दें। ठीक, मगर कपड़े को रंगने वाले दो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील की आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगियो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील और पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने जो है आ गए थे। बागान क्या है? देखिए यहाँ पे बागान को समझिए, एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। ठीक, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था। उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी तो उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से भी मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 ईस्वी से 1789 ईस्वी के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता है? ठीक, अब देखिए भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। अब इसे आप देखिए, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी।
18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यवसायी एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोगों भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। इसके बाद नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं चित्र नंबर 7। ठीक, यहाँ पे सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791, जनवरी स्कूदोल्स्की का चित्र है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम, ठीक है, 1791 में बगावत पर उतर आए। ठीक है, उन्होंने बागान जला दिए, अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेश में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। ठीक है, ये आप देखिए बगावत हो रही है यहाँ पे। ये देखिए गर्दन भी शायद इसी काट दिए हैं जो गुलाम लोग हैं। यहाँ पे देखिए युद्ध चालू है। अब देखिए आपने अभी एक शब्द पढ़ा गुलाम यहाँ पे। ठीक है, गुलाम क्या है, देखिए इसे समझिए। ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। ठीक है, अब देखिए अगला, नील की खेती की कैसे होती थी। नील की खेती कैसे होती थी, अब इसे आप देखिए। नील की खेती दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों के काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। निज खेती की समस्याएं आप समझिए। बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उसके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया। वहाँ किसानों को हटवा दिया। टकराव तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धन की खेती में व्यस्त रहते थे। जब किसान धन की खेती में मतलब धन नहीं है, धान की है ना, ये जो है धान की खेती में व्यस्त रहती थी। ठीक है, अब देखिए बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत थी। 1 बीघा नील खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना, उसको रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल की खेतों में व्यस्त रहते थे। ठीक है, 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। ठीक है, तो यहाँ पे बीघा शब्द आपने देखा, बीघा जमीन। बीघा क्या है, या देखिए जमीन की एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था। आइए आगे देखिए अगला, रैयतों की जमीन पर नील की खेती। इसे देखिए, रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे
गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य करते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिक से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपने कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने, फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों का के ऊपर रहता था। ठीक है, जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। ठीक है, अब देखिए, जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी। कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी। वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। समझ रहे हैं ना, उपजाऊपन ही पूरा वो खींच लेता था। और देखिए, यहाँ पे आपका ये देखिए चित्र नंबर 8, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये देख पा रहे हैं आप चित्र नंबर 8। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कटाई हो रही है, मजदूर जो है काट रहे हैं खेत को। ठीक है, भारत में नील की पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करते थे। ठीक, अब आ जाइए, देखिए चित्र नंबर यहाँ पे आपका 9 है। खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे हैं नील के पौधों के गट्ठर। ये देखिए, खेतों आपने ऊपर देखा ये कटाई हो रही है, उसके बाद ये देखिए आप इसको गट्ठर को कहाँ लाया जा रहा है, ये लाया जा रहा है खेतों से फैक्ट्री लाए जा रहे हैं नील के पौधों का गट्ठर। देख रहे हैं ना। आगे देखिए, अब नील का उत्पादन कैसे होता था। गट्ठर पहुंच गया है। हाँ, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। बीटर वाट, ये देखिए यहाँ पे है ना। किरण हौद, किड़वन हौद, ये आप देख रहे हैं। ठीक, ये देखिए पूरी फैक्ट्री यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक, आदमी लोग लगे हैं, बैलगाड़ी यहाँ से सामान ला रही है। ठीक है, ले जा रही है। यहाँ पे आप देखिए फैक्ट्री चालू है नील का। अब यहाँ पे चित्र नंबर 10 है। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन का एक चित्र है जो 1863 ईस्वी में बनाया गया है। देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थीं। अब ये हौद आप देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ जो पास में ढोने का काम कौन करती थी, औरतें करती थी। ठीक, अब देखिए जो हौद में घोल हिलाने वाला, यहाँ खड़ा जो है नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल एक खड़ा है। इस मजदूर को 8 घंटे से ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। सोचिए 8-8 घंटे पानी में जो है वो खड़ा रहता था। तो इसे आप देखिए, नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। ठीक है, कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने स्थित वैटस हौद में पहुंचा दिया जाता था। ठीक है, रंग बनाने और 3 या 4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों, यहाँ पे हौद आप देख रहे हैं, अलग अलग हौद है। यहाँ पे देखिए कई हौद बने हैं, आप देख पा रहे हैं, है ना। तो इन हौदों का क्या था, अलग अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियां तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबाया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। जब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य के एक हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद से ठीक नीचे होता था। ठीक है, दूसरे हौद बीटर वाट में घोल लगाकर हिलाया जाता था। पैडल से
खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता तो हौद में चूने का पानी डाला जाता। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड, निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़ कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ठीक है। अब देखिए, एक शब्द आपने पढ़ा वाट। वाट क्या है? एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र को वाट कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे चित्र नंबर 13 आप देख रहे हैं। बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख रहे हैं। दबाकर साँचों में, है ना, ये देखिए साँचे हैं, दबाकर साँचों में डाल दी गई है। नील की लुगदी को काटकर मजदूर उस पर मुहर लगा रहा है। ठीक है, ये देखिए मुहर लग रही है यहाँ पे, है ना। और पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ये देखिए, ये मजदूर सुखाने के लिए ले जा रहा है। अब आ जाइए आगे। नील विद्रोह और उसके बाद, ये देखिए आप, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बगान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बगान मालिकों के लिए काम करने वाले लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बगान मालिकों की तरफ से वसूली की जाने वाली गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली, न तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बगान मालिकों के लठियारों और लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। ठीक है, नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बगान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों का जबरन दस्तखत कराए गए, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उससे ज़मीन ले लेते थे। ठीक है, नील के किसानों को भी यह लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वालों ने जेलों में एक और बगावत की खबर मिली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों ने यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कार्रवाइयों को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती, अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में
कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। ठीक है, इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों को दुर्दशा देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्रोत आप देख पा रहे हैं, स्रोत नंबर 2, नील गांवों का एक गीत। ठीक है, इसे आप देखिए। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोहियों के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में भी बहुत सारे गीत सुनाई देते हैं। इनमें से एक गीत इस प्रकार है। मौला हाथी के बगान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नाव के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं। वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे, है ना। और देखिए स्रोत नंबर 3, अब देखिए, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। ये पॉइंट को आप देखिए। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS सीटनकार, नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। नील आयोग रिपोर्ट खंड 2 है, सबूतनामा पृष्ठ 67। तो दोस्तों ये आपका देखिए अध्याय कंप्लीट हो गया। 3, क्लास 8 कक्षा 8 की अध्याय 3 NCERT हिस्ट्री का आज आपने पढ़ा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक, तो आशा है आपको जो है समझ में आया होगा, ये टॉपिक मज़ा आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने देखा है तो भाई लाइक करके ही जाइएगा। और आपको कोई कमेंट होंगे, कोई सवाल होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।